हेलो स्टूडेंट्स, काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स के साथ आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अपने लास्ट टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया था, रेट कांस्टेंट के, उसके सिग्निफिकेंस, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो पढ़ रहे थे हम लोग, और उसके बारे में भी और भी बातें करेंगे, बट एक और नई चीज़ भी समझेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। उससे पहले ये दो क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ। क्वेश्चन पढ़ें आप लोग एक बार। फॉर द रिएक्शन A+2B गिव्स P, रेट उसका एक्सप्रेस कर रखा है, K बता रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं, फिर रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं। सो दो तीन बातें हैं। सबसे पहले रिएक्शन देखते ही जब मैं रेट को स्टडी करता हूं तो मुझे थोड़ा डाउट होता है, मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि A+2B था और यहां पे A⁻²2 और B क्यों लिख दिया? रादर ऐसा होना चाहिए था A⁻1 B⁻²। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप अभी लॉ ऑफ मास एक्शन को छोड़ नहीं पाए हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर्स में ये बात क्लियर बताते आए कि जो नंबर ऑफ मोल्स, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स रिएक्शन में दिखाए गए हैं, आपके रेट को वही एक्सप्रेस करेंगे, वही डिसाइड करेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये वो अल्फा बीटा हैं जो इनसे कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। वो रिएक्शन का अपना एक चॉइस है कि उसके स्लो स्टेप में A के 2 मोल आए और B का 1 आया, बेशक आपकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में कुछ भी नंबर ऑफ मोल्स रहे हों। तो आप इसको देख के किसी तरह का भी डाउट दिमाग में ना रखें कि सर ये R⁻² क्यों लिख दिया जबकि इसका नंबर ऑफ मोल 1 था। ये हो सकता है किसी भी रिएक्शन में। चलिए, अगर ये हो सकता है तो मुझे रेट पूछा जा रहा है, रेट क्या होगा? चलिए मैं कोशिश करता हूँ, कुछ तो करूँ। रेट दैट इज इक्वल टू K की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻³ A का कंसंट्रेशन गिवन है 0.1⁻² और B का भी कंसंट्रेशन गिवन है 0.2⁻1। आप इसको सॉल्व कर लें और अपने आंसर को रिपोर्ट कर दें। चलिए, पहला आंसर हो गया। ऑल्सो फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन A इज रिड्यूस्ड टू 0.06। फिर वापस आ जाएं, फिर रेट निकालना है। K तो बदलने नहीं वाला, वो तो थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहता है। वो तो तब बदलता है जब टेम्परेचर बदलता हो, टेम्परेचर का कोई जिक्र ही नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई A की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गई है 0.06, ये लीजिए 0.06⁻²। और B की कंसंट्रेशन वो रिड्यूस उसने नहीं बताई, लेकिन आप बताएं क्या ऐसा हो सकता है कि A अकेला कम हो और B कम ना हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रिएक्शन में वो ठीक है बात कि B के 2 मोल थे और 1 स्लो स्टेप में इन्वॉल्व था, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में अगर A का 1 मोल ख़त्म होता तो B के भी 2 मोल ख़त्म होते। A कितना ख़त्म हुआ? 0.1 था, 0.06 रह गया, मतलब 0.04 मोल ख़त्म हुआ है A। ध्यान दीजिएगा, 0.1 मोल स्टार्टिंग पे था, 0.06 बता रहा है बचा हुआ है, तो मतलब 0.04 खत्म हो गया होगा। 0.1 से 0.06 माइनस कर दिया, माइनस ध्यान से करना, आप लोग जनरली गलती करते हैं। 0.1 से 0.06 माइनस कर दिया, मतलब 0.04 मोल A कंज्यूम हुआ है। और अगर A 0.04 मोल कंज्यूम हुआ है तो B डेफिनेटली 0.08 मोल कंज्यूम हुआ होगा। 0.2 स्टार्टिंग पे था, 0.08 कंज्यूम हो गया, तो आपका वो कितना बचा? 0.12। ये आपका दूसरा आंसर होगा। 2 रेट निकालने थे, इनिशियल रेट ये है, और जब A रिड्यूस होकर 0.06 बच गया है उस टाइम पे ये रेट है। 2 इयर्स बैक क्लास 12th के CBSE एग्ज़ाम में एज इट इज़ ये क्वेश्चन था। कुछ वैल्यू न्यूमरल्स जो हैं वो अलग हो सकते हैं, बट सारी बात यही थी। चलें, एक और क्वेश्चन आपकी इंतज़ार में है। आसान सा क्वेश्चन है, बट इस तरह का क्वेश्चन हम फ्रिक्वेंटली देख पाते हैं। सी फॉर द रिएक्शन A+2B+C गिव्स प्रोडक्ट, रेट आपको एक्सप्रेस करके दे रखा है। फिर कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इफ A इज डबल्ड, if A and B both doubled,
इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड। तो आप इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को देखें जो रेट को एक्सप्रेस करता है, के ए रेज टू द पावर 2b। मान लो आपका ए है 1 मोल, बी भी है 1 मोल, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के। अब ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट वो कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दो। ये लो डबल कर दिया, ये डबल कर दिया, 2 बना दिया। जरा सॉल्व कीजिएगा, के 2 रेज टू द पावर 2 क्या होगा, 4 इंटू 1 4, यानी कि आपका रेट ऑफ द रिएक्शन कितना बन गया, 4 टाइम रेट बन जाएगा ये। कंसंट्रेशन ऑफ ए को जब डबल करेंगे तब। अगला देखें, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल्ड, ये भी डबल, ये भी डबल, ये लो। तो भाई 2 रेज टू द पावर 2 4 इंटू 2 8 के, रेट विल बिकम 8 टाइम। चलो फिर आ जाओ, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड। ए को 1 की बजाय 3 कर दिया है, बी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, 9 के, रेट विल बिकम 9 टाइम। एक और लिख देता हूं मैं यहां, 4th पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ सी इज डबल्ड। सी तो यहां कहीं है ही नहीं, मतलब सी को डबल करो, ट्रिपल करो और कई मल्टीपल करो, कुछ नहीं होने वाला, रेट पे किसी तरह का कोई असर ही नहीं पड़ेगा अगर आप सी को कुछ कम ज़्यादा करते हो तो। ये हमारा एक टाइप ऑफ द क्वेश्चन था जो आपको एनसीईआरटी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस में दिखाई देगा। 4 चीज़ें यहाँ समझने की कोशिश करेंगे हम, एक एलिमेंट्री रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन, एक ऑर्डर रिएक्शन। कई बार ये 1 मार्क क्वेश्चन रहता है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। सी हियर, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ, सपोज ये रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, 2A गिव्स P, जो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। मान लो ये मेरे पास A के 2 पार्टिकल्स थे, ये दोनों आपस में टकराए, एक साथ टकराए, एक ही स्टेप में टकराए और मुझे P बना के दे गए, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हैं वो नंबर ऑफ मोल्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस उस एक स्टेप में एक साथ इंस्टेंटेनियसली कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन है। ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर मैं देखूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, 2, क्योंकि 2 मोल रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करके 1 मोल प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो रेट जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़ टू द पावर 2, यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, 2। और मॉलिक्यूलरिटी, कितने मॉलिक्यूल्स इंस्टेंटली कोलाइड कर रहे हैं, वो भी 2 ही कोलाइड कर रहे हैं, एक A का दूसरा A का, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन भी इसका 2 होगा। चलें एक और पॉइंट देखते हैं। मेरे पास ये एक रिएक्शन है, 2A + B गिव्स प्रोडक्ट P। इसमें क्या हुआ, पहले स्टेप में A और B आपस में टकराए और उन्होंने X बनाया। अगले स्टेप में X B से टकराया, X A से टकराया और उसने प्रोडक्ट P बनाया। डायरेक्ट ऐसा नहीं हुआ कि 2A और 1B आपस में टकराए हों और प्रोडक्ट बना हो, डायरेक्ट एक स्टेप में ऐसा नहीं हुआ, ये 2 स्टेप्स में हुआ है। पहले स्टेप में A और B टकरा के X बना रहे हैं, फिर X आराम से आ रहा है, दूसरे A से टकरा रहा है और वो प्रोडक्ट P बना रहा है। ये 2 स्टेप में रिएक्शन हुई है।
और जब दो स्टेप में रिएक्शन होती है तो दोनों स्टेप्स को आप सिंपली जब ऐड करेंगे तो आपके पास वही ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसमें जो स्लो स्टेप रहेगा, जैसे मान लो ये स्लो स्टेप हुआ, तो उस स्लो स्टेप में इन्वॉल्व रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ही उसके ऑर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे और उसका ऑर्डर कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ये बी का भी 1 मोल है, ए का भी 1 मोल है, तो दोनों का सम करूंगा जो स्लो स्टेप में इन्वॉल्व थे, तो वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। एंड व्हाट अबाउट द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ओवरऑल एक रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, कोई मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती है। हाँ, जो उसके दो इंडिविजुअल स्टेप्स हैं, उन दो इंडिविजुअल स्टेप्स की जरूर मॉलिक्यूलैरिटी होगी। जैसे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो इसकी भी मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाएगी। यानी कि जो किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, उन सब स्टेप्स की मॉलिक्यूलैरिटी जरूर होगी, बट ओवरऑल रिएक्शन की कोई मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती। जबकि ऑर्डर की जहां तक मैं बात करूं तो ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का उसके स्लोएस्ट स्टेप में इन्वॉल्व्ड नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू है। तो आई थिंक आप मॉलिक्यूलैरिटी को अच्छे से समझ पाए हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ओवरऑल रिएक्शन का कोई मॉलिक्यूलैरिटी नहीं है, इंडिविजुअल स्टेप्स का मॉलिक्यूलैरिटी है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप में इन्वॉल्व्ड नंबर ऑफ मोल्स हैं। आपकी किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलैरिटी किसी स्टेप की 0 नहीं हो सकती। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की भी मॉलिक्यूलैरिटी मैंने 0 नहीं कही है, मैंने कहा है कि वहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी जैसा कोई मीनिंगफुल टर्म नहीं है। हाँ, उसके इंडिविजुअल स्टेप्स में हर एक स्टेप के अंदर उसकी मॉलिक्यूलैरिटी जरूर रहती है। मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा होल नंबर में होगी, कभी भी 0 नहीं होगी किसी भी स्टेप की। जबकि ऑर्डर आपका किसी रिएक्शन का 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। एक और बात है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो ये वैल्यू आती है, जो स्लो स्टेप देखता हूं मैं और ये जो पता करता हूं, वो हमेशा एक्सपेरिमेंट में घुस के पता चलती है। एक्सपेरिमेंट को आप ऑब्जर्व करेंगे तब पता चलेगा। जबकि मॉलिक्यूलैरिटी आप किसी भी रिएक्शन को, अगर आपको उसके स्टेप्स पता है तो सिंपली एडिशन करके एटम्स का आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आई शुड से मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए या एलिमेंट्री स्टेप्स ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ही मीनिंग होता है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री सभी रिएक्शन के लिए एक मीनिंग रहता है। एक टर्म हमारे पास आती है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैं उस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के साथ साथ आपको एक बार मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के बारे में बताता हूँ। जैसे मैं एक बड़ी सिंपल सी रिएक्शन लिख रहा हूँ, वेरी फर्स्ट एग्जांपल पे भी मैंने लिखी थी कि 2N2O5 कन्वर्टेड इनटू 4NO2 + O2 है। ये किस तरह से N2O5 NO2 और O2 में कन्वर्ट होगा, उसके बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, वही मैकेनिज्म है। हम लोग इन डिटेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देते। तो अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो मैंने कुछ ऐसे कहा था कि N2O5 2 पार्ट्स में टूटता है पहले स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन है। दूसरे स्टेप में NO3 फिर N2O5 से रिएक्शन करता है और NO2 + O2 बनाता है। ये 2 स्टेप्स हैं। दोनों स्टेप्स क्योंकि एक रिएक्शन को जनरेट कर रहे हैं, आप दोनों को ऐड करके देखिए, इसके रिएक्टेंट और इसके प्रोडक्ट इकट्ठे कर दीजिए, आपकी वही ऊपर वाली रिएक्शन बन जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर मुझसे क्वेश्चन में कहा गया कि इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी बताओ, तो मैं यकीन मानिए कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कुछ होती ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। हाँ, उसके इंडिविजुअल स्टेप्स की मॉलिक्यूलैरिटी पूछे तो सही है, ये यूनिमॉलिक्यूलर स्टेप होगा और ये बाइमॉलिक्यूलर स्टेप होगा। बट इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी पूछे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही थी तो कॉम्प्लेक्स है। अगर एक में ही होगी होती तो ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाती। और तीसरी बात, कौन सा स्टेप स्लो है वही ऑर्डर के बारे में बताएगा, और ये बात मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंटली पता कर सकता हूं।
मोलिकुलरिटी मुझे इन स्टेप्स की पता करनी थी, कुछ नहीं करना था। यहाँ देखा एक है तो ठीक है यूनिमोलिकुलर है, यहाँ देखा दो है तो हाँ ठीक है बाईमोलिकुलर है। लेकिन कौन सा स्टेप स्लो है ये मैं एक्सपेरिमेंट से ही पता कर सकता हूँ। और एक्सपेरिमेंटली जब मैंने पता किया ये स्टेप स्लो है, तो स्लो स्टेप में N2O5 का सिर्फ 1 मोल इन्वॉल्व था, तो मैंने बोल दिया कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब एक सवाल उठता है कि मैकेनिज्म यही है, सारे स्टेप्स को आप स्टडी कर लो, यही उसका पाथ है, किस पाथ को फॉलो करता हुआ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला, वो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होता है। अब हम समझते हैं कि क्या किसी रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा फिक्स होता है? तो नहीं, किसी रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा फिक्स होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आप एक रिएक्शन देखें, मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ, अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है N2+3H2 में। ये बड़ी स्पेशल रिएक्शन है मैंने जो यहाँ पे लिखी है। जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है एज पर आवर बुक, एक्चुअली ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ज़ीरो ऑर्डर ही होगी। जैसे अगर मैं अमोनिया का प्रेशर ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन बहुत हाई ले लेता हूँ तो ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर सकती है, बट हम हमारी बुक में इसको हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं कि हाँ जीरो ऑर्डर है। बट आप ध्यान रखिएगा कि उसका ऑर्डर कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। लाइक जैसे मैं बता रहा हूँ, वो जीरो ऑर्डर की तरह से भी बिहेव करती है और फर्स्ट ऑर्डर की तरह से भी बिहेव करती है। वो प्रेशर के अकॉर्डिंग अपने ऑर्डर को समटाइम चेंज कर सकती है या करती है। एक और हमारे पास टर्म यहाँ पे लेटर स्टेजेस पे आएगी, हालांकि मैं इंट्रोडक्टरी अभी बता देता हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराने में दिक्कत ना हो। जो टर्म है हमारे पास, वो टर्म है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है स्यूडो? फॉल्स, जस्ट अपीयर्स टू बी। ये कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो नॉर्मली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट अंडर सर्टेन कंडीशन वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह से बिहेव करती हैं, या किसी और ऑर्डर की रिएक्शन है बट अंडर सर्टेन कंडीशंस वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिहेव करती हैं, उन्हीं को बोला गया है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी बाद में लास्ट स्टेज पे चैप्टर के आखिरी कॉर्नर पे आएगा ये, तो मैं वहाँ पे फिर दोबारा अलग एग्जांपल से बात करूँगा। ये एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ जो मुझे एसिड प्लस अल्कोहल देता है। अगर मैं 1 मोल एस्टर और 1 मोल वाटर लेके चलूँ, इस रिएक्शन को परफॉर्म करूं, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आती है। बट अगर मैं वाटर को एक्सेस में डाल देता हूं तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तरह से ही बिहेव करने लग जाती है, और ऐसी रिएक्शंस को ही बोलता हूं मैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, विच अंडर सर्टेन कंडीशंस अपीयर्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर। तो ये सारा का सारा हमारे पास पार्ट था रिलेटेड विद द थ्योरेटिकल एरिया, जिसमें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का डेफिनेशन पूछ लेते हैं आपसे, एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स, मोलिकुलरिटी, ऑर्डर, इन सब के बारे में, इनके डिफरेंसेस आप ध्यान रखने की कोशिश करें। हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और वो हमारा मेन टारगेट है यहाँ, हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता करें, ये हमारा प्राइम एम है जो हम एक्सपेरिमेंट्स में पता करने की कोशिश करते हैं। हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और कई तरीके हैं, किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर का पता करने के बहुत सारे तरीके रहेंगे, 3-4 हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे एक हमारे पास सबसे आसान तरीका होता है by observing dimensions, या मैं कहूँ यूनिट्स ऑफ K। बहुत ही आसान है। एक हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है जिसमें हम ग्राफ के थ्रू ये कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। एक हमारे पास इंटीग्रेटेड
रेट लॉ एक्सप्रेशन मेथड होता है, जिसमें हम रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट करके एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे और उससे ऑर्डर का पता करेंगे। एक हमारे पास इनिशियल रेट मेथड आता है, एक हमारे पास हाफ लाइफ मेथड आता है, एक हमारे पास आइसोलेशन मेथड आता है। ये बहुत आसान है, ये भी क्वाइट इजी है। ये हमारा बहुत क्रूशियल पार्ट है, ये वाला थर्ड पार्ट। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल, मोर देन 50% न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड है। 80% टाइम क्वेश्चन इसी एरिया से पूछा गया है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो आप इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखेंगे, इस थर्ड पार्ट पे हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, अलग अलग वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स को लेके आएंगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन किस तरह से ऑर्डर का पता करता है, इनिशियल रेट मेथड भी हम पढ़ेंगे। हाफ लाइफ कुछ ज़्यादा नहीं है, एक आध न्यूमेरिकल, और इसका भी कोई खास न्यूमेरिकल नहीं है हमारे पास, सिर्फ मेथड को इंट्रोड्यूस करूँगा मैं। अब मैं सबसे पहले आपको ये बाय ऑब्जर्विंग डायमेंशंस यूनिट्स ऑफ के बताता हूँ, जो सबसे आसान है। मान लीजिए एक रिएक्शन दी हुई है, 2A gives P, K is equal to 2.35 into 10 raised to the power minus 4 लीटर पर मोल पर सेकेंड। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या आप बता पाएंगे मुझे कि क्या ऑर्डर होगा? आपको सिर्फ यूनिट्स देखनी है, आपको सिर्फ ये रिकॉल करना है कि ये के की यूनिट कब आती थी। याद करें, लास्ट लेक्चर में ही था वो। रेट यहां कर देता हूं, इधर कर देता हूं। रेट दैट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर एन। तो के हो जाता था रेट बाई ए रेज टू द पावर एन। रेट का यूनिट क्या बोला था? मोल पर लीटर पर टाइम। और ए का यूनिट क्या बोला था? मोल पर लीटर रेज टू द पावर एन। अगर मैं यहां एन की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं, तो आप इसको सॉल्व करें, आप इसको सॉल्व करें, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, उसको ऊपर लेके जाऊंगा, लीटर पर मोल पर सेकंड आएगा। तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर 2 होगा। अगर वो कुछ ऐसा लिखा हुआ होता, मोल पर लीटर पर टाइम, तो फिर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होता। अगर वो खाली ऐसा लिखा होता 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 पर सेकेंड, तो ये डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर होता। बस मुझे के डायमेंशंस पता हैं कि 0 ऑर्डर के लिए क्या होगा, फर्स्ट के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं ये सब चीज़ें देखता जाता हूँ। ऑर्डर नॉर्मली रिएक्शन का क्या हो सकता है मैक्सिमम? तो 4 से ज़्यादा ऑर्डर होना बहुत मुश्किल है। नॉर्मली रिएक्शंस नहीं दिखी हैं 4 ऑर्डर से ज़्यादा। हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ 0 और फर्स्ट तक सीमित रहेंगे। 0 और फर्स्ट के बारे में ही बातें करेंगे। सेकंड ऑनवर्ड्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो रिएक्शंस हैं उनके ऑर्डर को लेके किसी तरह की कोई चर्चा नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई क्वेश्चन बुक में भी आप फेस नहीं करेंगे। सिर्फ 0 और फर्स्ट ऑर्डर पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, डायमेंशंस को लेके आपका क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड तक भी हो सकता है। और आगे जो मेथड मैंने लिख रखे थे उसमें एक इनिशियल रेट मेथड था, वहाँ पे भी आपका ऑर्डर सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो सकता है। बट बाकी सभी जगहों पे आपको 0 और फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन ही दिखाई देंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले इनिशियल रेट मेथड से स्टार्ट कराऊंगा और फिर ग्राफिकल मेथड और बाकी बचते मेथड। गुड बाय।